तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। लेकिन उन्हें सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्ती की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम उन्हें जानेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी के तौर पर जिसने सचमुच एक पूरे देश को एक नया आकार दे दिया। एक ऐसा नाम जिसने हजारों साल पुराने सामाजिक ताने-बाने पर जैसे बिजली गिरा दी हो। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, उस दौर के संघर्ष को समझने के लिए दो कहानियों से शुरुआत करते हैं। दो बिल्कुल अलग अलग सफर पर कहानी एक जैसी। ये घटनाएं उस वक्त के समाज का आईना है, एकदम साफ। हम सबने वो कहानी तो सुनी ही है, 1893 में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से कैसे बाहर फेंक दिया गया था। बिल्कुल। लेकिन अब जरा दूसरी कहानी पर गौर कीजिए। साल था 1901। एक 10 साल का लड़का, उसे अपने ही देश में एक बैलगाड़ी से उतारकर फेंक दिया गया। सोचिए, एक तरफ गांधी जिन्हें भेदभाव का सामना भारत के बाहर करना पड़ा, और दूसरी तरफ ये बच्चा भीमराव अंबेडकर जिसे अपने ही घर में अपनी ही जमीन पर सिर्फ इसलिए जलील किया गया क्योंकि वो अछूत पैदा हुआ था। बस इसी अपमान से अंबेडकर के जीवन का संघर्ष शुरू हुआ और उन्होंने इस जुल्म से भरी व्यवस्था से लड़ने के लिए अपना हथियार चुना, और वो हथियार था शिक्षा। यही था उनकी आजादी का रास्ता। जरा सोचकर देखिए उस बच्चे के बारे में। स्कूल में प्यास लगे तो सबके साथ पानी नहीं पी सकता। क्लास में बैठना हो तो सबसे अलग एक कोने में। और पढ़ने में इतना तेज होने के बावजूद संस्कृत पढ़ने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कृत पवित्र भाषा थी और वो अछूत था। ये सिर्फ कोई नियम कानून नहीं थे, ये वो जख्म थे जो हर रोज हर पल दिए जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण होती है। उनके स्कूल में एक ब्राह्मण टीचर थे, महादेव अंबेडकर। उन्होंने समाज के इन खोखले नियमों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने उस बच्चे भीमराव को अपना सरनेम दे दिया अंबेडकर। कितना छोटा सा कदम लगता है ना? पर इसी एक कदम ने उस लड़के को वो नाम दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और फिर उस लड़के ने पढ़ाई को ही अपना सब कुछ बना लिया। उनकी एकेडमिक यात्रा देखिए, बस कमाल है। बॉम्बे से निकलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सोचिए, कोलंबिया जैसी जगहों पर उन्होंने पहली बार बराबरी का एहसास किया। पहली बार जहां कोई उनकी जात नहीं पूछ रहा था, वहां सिर्फ उनके ज्ञान, उनके तेज दिमाग की कद्र थी। तो दुनिया की बेहतरीन डिग्रियां और नए तजुर्बे, इन हथियारों से लैस होकर अंबेडकर भारत वापस लौटे। अब वो सिर्फ एक पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, वो एक योद्धा थे, सामाजिक न्याय की जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन भारत की जमीनी हकीकत कहाँ बदली थी? बड़ौदा में उन्हें एक बड़ी सरकारी नौकरी मिली, पर रहने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं था। सोचिए, बड़ी मुश्किल से एक पारसी सराय में जगह मिली, पर जैसे ही मकान मालिक को उनकी जाति का पता चला, उसने हाथ में लाठी लेकर उन्हें बाहर निकाल दिया। एक अल्टीमेटम, निकल जाओ यहां से। उस पल उनकी सारी डिग्रियां, उनका सारा ज्ञान सब बेकार था। उनकी पहचान सिर्फ उनकी जाति थी। कहते हैं उस दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए थे। लेकिन ये आंसू उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना गए। अब वक्त आ गया था इस सिस्टम को सीधी चुनौती देने का। 1927 में उन्होंने दो ऐसे काम किए जिसने पूरे देश को हिला दिया। पहला था महाड़ सत्याग्रह। वो हजारों दलितों को लेकर उस तालाब पर गए जहां से उन्हें पानी पीने की मनाही थी, और सबने पानी पिया। ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, यह हजारों साल पुरानी जंजीर को तोड़ने जैसा था। और दूसरा, उन्होंने सबके सामने मनुस्मृति को जला दिया, वो किताब जो जाति व्यवस्था को सही ठहराती थी। यह विचारों की जंग का खुला ऐलान था। और यही से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय है, महात्मा गांधी के साथ उनका टकराव। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं थी, ये दो महानायकों के बीच दलितों के भविष्य को लेकर एक जबरदस्त वैचारिक जंग थी। तो हुआ ये कि 1931 में जब दोनों पहली बार मिले तो उनके बीच का फर्क साफ नजर आ गया। गांधी जी ने कहा कि वो तो अंबेडकर के जन्म से भी पहले से छुआछूत की समस्या पर काम कर रहे हैं। इस पर अंबेडकर का जवाब एकदम सीधा और तीखा था। उन्होंने कहा, अगर आप सच में ऐसे सोचते तो कांग्रेस में शामिल होने की शर्त सिर्फ खादी पहनना नहीं बल्कि छुआछूत को खत्म करना होती। समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग नजरियों की टक्कर थी। और इस पूरी टक्कर की जड़ में था एक आइडिया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, या कहें पृथक निर्वाचक मंडल। अब ये क्या था? बहुत सिंपल। अंबेडकर का कहना था कि दलित अपना नेता खुद चुने, सिर्फ दलित ही दलित को वोट दें, ताकि जो नेता चुना जाए वो सच में उनकी आवाज हो।
और उसे किसी और की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। और कमाल की बात यह कि अंग्रेज सरकार ने अंबेडकर की ये मांग मान भी ली, कम्युनल अवार्ड के जरिए। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ हो गए। उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा, और उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आप सोचिए अंबेडकर पर कितना ज्यादा दबाव बना होगा। आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा और पूना पैक्ट साइन करना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? दलितों ने अपना नेता खुद चुनने का जो हक जीता था वो खो दिया। बदले में क्या मिला? आरक्षित सीटें ज्यादा मिल गईं, 71 से बढ़ के सीधे 147। पर यह एक बहुत बड़ा और शायद एक दर्दनाक समझौता था। लेकिन अंबेडकर हार मानने वालों में से थे ही नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा दिमाग एक नए आधुनिक भारत की बुनियाद रखने में लगा दिया। हम सब उन्हें संविधान का जनक कहते हैं, है ना? पर सच तो यह है कि ये उपाधि उनके काम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उनका योगदान इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। जरा इन बातों पर ध्यान दीजिए जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। क्या किसी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी पर आधारित है। देश की जो नेशनल वाटर पॉलिसी है, हीराकुंड जैसे बड़े बड़े डैम, इन सब की नींव अंबेडकर ने रखी। इतना ही नहीं, महिलाओं को संपत्ति में हक और तलाक का अधिकार देने वाला हिंदू कोड बिल, वो भी उन्हीं की देन है। वो सच में एक नेशन बिल्डर थे। और ये 8 घंटे, आज भारत में जो 8 घंटे का वर्किंग डे है वो किसकी वजह से है? जी हाँ, वो भी डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। जब वो लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये सुधार लागू करवाया था। एक ऐसा फैसला जिसका असर आज करोड़ों लोगों की जिंदगी पर हर रोज पड़ता है। और फिर आया वो काम जिसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन दिन रात एक करके दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी की लड़ाई, बराबरी और इंसाफ के लिए उनके संघर्ष का निचोड़ था। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने एक और बहुत बड़ा और बहुत ही निजी फैसला लिया। ये उस सिस्टम से खुद को पूरी तरह आजाद करने का उनका आखिरी कदम था जिससे वो जिंदगी भर लड़ते रहे। आजादी मिल गई थी, लेकिन समाज बदलने की रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी। वो बहुत निराश थे और इसी निराशा से उनका यह मशहूर बयान निकला, मैं हिंदू पैदा हुआ क्योंकि इस पर मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये उनका फैसला था कि वो उस धर्म में अपनी आखिरी सांस नहीं लेंगे जिसने उनके लोगों को सदियों तक दबा कर रखा। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपना वो प्रण पूरा किया। नागपुर में उनके साथ 3,65,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये इतिहास के सबसे बड़े मास कन्वर्जन्स में से एक था। ये आज़ादी का आखिरी ऐलान था। अंबेडकर ने एक नए भारत के लिए नियम लिखे, बराबरी, आज़ादी और भाईचारे पर टिका हुआ एक भारत। आज 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सवाल आज भी वही है, क्या हमारा देश उन नियमों पर, उन आदर्शों पर खरा उतर पा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।